हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी सीएचएसएल 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू। और ये हमारे प्रैक्टिस सेट 6 है। इससे पहले हम 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, बिहार की शोक के रूप में किस नदी को जाना जाता है। तो बिहार की शोक के रूप में, ठीक है, किस नदी को जाना जाता है? माही, वेतबा, सोन या कोशी। तो बिहार की शोक में जिस नदी को जाना जाता है वो है कोशी नदी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, कोशी नदी। ठीक है, इसे बिहार की शोक के रूप में जाना जाता है। कोशी नदी ये कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है नेपाल में हिमालय से। ठीक है, नेपाल में हिमालय से यह निकलती है। फिर है सोन नदी, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ से। ठीक है, फिर है बेतवा नदी, तो यह निकलती है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, विंध्य पर्वतमाला से निकलती है। ठीक है, पर्वतमाला से निकलती। फिर माही नदी, तो यह निकलती है विंध्य पर्वतमाला से। ठीक है, माही नदी यह निकलती है विंध्य पर्वतमाला से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1991, 51, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1948 या 26 फरवरी 1950। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारतीय संविधान ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब हम बात करें संविधान के बारे में कि संविधान का सबसे पहले विचार किसने दिया था। ठीक है, संविधान का विचार, तो विचार दिया था एम एन रॉय ने। ठीक है, 1934 में। ठीक है, संविधान का विचार दिया था एम एन रॉय ने। ठीक है, फिर संविधान की पहली बैठक, संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष जो थे तो ये थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यह अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ठीक है, फिर दूसरी बैठक कब हुई थी? दूसरी बैठक, तो दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी अध्यक्ष, ठीक है, स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यह स्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, फिर प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रारूप समिति गठित कब हुई थी? तो यह गठित हुई थी प्रारूप समिति, तो यह हुई थी 29 अगस्त 1947 को यह गठित हुई थी। ठीक है, प्रारूप समिति। फिर बात करें संविधान को बनने में लगा समय, तो इसे समय लगा था 2 साल 11 माह 18 दिन। ठीक है, 2 साल 11 माह 18 दिन लगे संविधान को बनने में। फिर संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को यह तैयार हुआ था और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी संविधान के बारे में बताया है तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा और ये इम्पोर्टेंट्स है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं इससे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सो नेक्स्ट है,
स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? स्वामी दयानंद, स्वामी राम सिंह, रामकृष्ण परमहंस या आदि शंकराचार्य। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम, ठीक है, तो इनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। राइट आंसर ऑप्शन सी, स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और इन्हीं के नाम पर स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। इन्हीं के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ, ठीक है, इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर, ठीक है, 1897। फिर बात करें स्वामी दयानंद, तो स्वामी दयानंद, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, ठीक है, मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। और इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में बम्बई में, ठीक है। स्वामी राम सिंह, तो ये नामधारी सिख संप्रदाय के प्रमुख व्यक्ति थे, ठीक है, प्रमुख व्यक्ति थे स्वामी राम सिंह, ठीक है। फिर आदि शंकराचार्य, तो यह एक दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे, ठीक है, दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे आदि शंकराचार्य। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है? कथकली, कुचिपुड़ी, उड़ीसी या मोहिनीअट्टम। तो कौन सा नृत्य है जो कि आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है? तो ये है कुचिपुड़ी, ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश से उत्पन्न हुआ है। इसके अलावा जो ऑप्शन में है इनकी बात करें हम, तो कथकली ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है केरल का। उड़ीसी, तो ये है उड़ीसा का। मोहिनीअट्टम, तो ये है केरल का, ठीक है। केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, कथकली और मोहिनीअट्टम। इसके अलावा चार और शास्त्रीय नृत्य हैं, तो ये है भरतनाट्यम, ये है तमिलनाडु का, ठीक है। फिर है कथक, तो ये उत्तर प्रदेश का। फिर है सत्रिया, तो ये है असम का। और मणिपुरी, ठीक है, मणिपुरी, तो ये था मणिपुर का, ठीक है। ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकेदमी के अनुसार, ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, लेकिन संस्कृति मंत्रालय द्वारा, ठीक है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ। और छऊ ये कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है छऊ नृत्य, जो कि है पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ, ठीक है। तो छऊ यह 3 प्रकार का होता है, ठीक है। और संस्कृति मंत्रालय द्वारा 9 शास्त्रीय नृत्य है और संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य, ठीक है। तो ये आप बात ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 51(1) के तहत भाग 4A में डैश मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो भाग 4A में कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 10, 12, 9, 8। तो 1976 में 42वें संविधानिक संशोधन माध्यम से अनुच्छेद 51(1) के तहत भाग 4A में, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। फिर इसमें एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है,
गदर पार्टी की स्थापना डैश में सोहन सिंह भाकना, काशीराम, हरनाम सिंह टुंडीलाट, लाला हरदयाल और अन्य द्वारा की गई थी। सॉरी। गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, 1901, 13, 10 या 1905। तो गदर पार्टी की स्थापना की गई थी 1913 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? तो किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है? गुजरात, सिक्किम, तमिलनाडु, पंजाब। तो सबसे कम जनसंख्या दर्ज की गई है तो ये की गई है सिक्किम में। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। फिर हम बात करें कि सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या, तो सबसे अधिक जनसंख्या तो ये है उत्तर प्रदेश की। ठीक है, फिर हम बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या, ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये है दिल्ली में। ठीक है, और सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर है केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये है लक्षद्वीप में। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश सबसे अधिक है सिक्किम में और सबसे कम है लक्षद्वीप में, और राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में और सबसे कम है सिक्किम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, उत्प्रेषण किसके अंतर्गत आता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। तो उत्प्रेषण यह किसके अंतर्गत आता है? तो यह आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 32 में। समानता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 14 से 18 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये है अनुच्छेद 25 से 28 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार तो ये है 23 से 24 में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बलबन ने निम्नलिखित में से किस परंपरा में सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया? चीनी, फारसी, मंगोल, रोमन। ठीक है, तो बलबन ने किस परंपरा से सिजदा और पैबोस की परंपरा का पालन किया? तो ये किया फारसी से। राइट आंसर ऑप्शन बी, फारसी। हम बलबन के बारे में बात करें तो बलबन यह गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश का शासक था बलबन। बलबन इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि धारण की थी बलबन ने। बलबन इसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। ठीक है, लौह और रक्त की नीति अपनाई। इसने नौरोज त्योहार की शुरुआत की। ठीक है, नौरोज त्योहार लाया था ये बलबन। ठीक है, बलबन इसने दीवान ए अर्ज की शुरुआत की, यानी कि सैन्य विभाग की शुरुआत की थी। ओके, बलबन ने। बलबन के बारे में ये चीजें अच्छे से याद रखिएगा, ये पूछी जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, पहली पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो ये तो गलत है। ठीक है, तो फिर है सेकंड, पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास पर जोर दिया गया था। तो ये सही है। फिर है, भारत में पंचवर्षीय योजना मॉडल रूस से लिया गया था। तो ये भी सही है। तो जो इसमें कथन सत्य है वो है दूसरा और तीसरा। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। ओके, चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? तो 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? 12, 15, 16, 7। तो भारत में 15 जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी 2011 तक। ठीक है, फिर हम बात करें पहली जनगणना कब हुई थी। ठीक है, तो पहली जनगणना ये हुई थी 1872 में। और पहली पूर्ण जनगणना, तो पहली पूर्ण जनगणना ये हुई थी 1881 में। ठीक है, पहली जनगणना 1872 में और पहली पूर्ण जनगणना 1881 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है,
2011 की भारत की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? 1000 पुरुषों पर 1095 महिला, 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 890 महिलाएं और 1000 पुरुषों पर 980 महिलाएं। तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार पुदुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कितना दर्ज किया गया था? तो ये किया गया था 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली से संबंधित है, किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिपाल, मतंग, दामोदर मिश्र या गोविंदाचार्य। तो प्रसिद्ध पुस्तक संग्रह चूड़ामणि, ठीक है, जो कर्नाटक संगीत की वर्तमान प्रणाली संबंधित है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई थी गोविंदाचार्य के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन डी, गोविंदाचार्य। नेक्स्ट है, कौन सा पाल शासक कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर गया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या हरिपाल। तो ये है धर्मपाल शासक जो कि कुछ समय के लिए कन्नौज पर अधिकार कर गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए, धर्मपाल। ओके, नेक्स्ट है, बनाना किक शब्द किस खेल से जुड़ा है? हॉकी, आइस हॉकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी। तो बनाना किक शब्द यह जुड़ा है फुटबॉल खेल से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, फुटबॉल। नेक्स्ट है, गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? ईसाई धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म। तो गुड फ्राइडे यह संबंधित है ईसाई धर्म से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, डैश सिखों का एक त्योहार है? कल्याण, खमाज, होला मोहल्ला और भैरव। तो सिखों का जो एक त्योहार है वो है होला मोहल्ला। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए उसके तापमान को बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को संरक्षित करने की तकनीक किसने विकसित की? एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट कोच, लुई पास्चर, जोसेफ लिस्टर। तो भोजन में सूक्ष्म जीवों के विकास को रोकने के लिए उसके तापमान को बढ़ाकर भोजन की गुणवत्ता को संरक्षित करने की तकनीक विकसित की है लुई पास्चर ने। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, लुई पास्चर। ओके, नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है? जस्टिफाइड, राइट, लेफ्ट या सेंटर। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट का डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है लेफ्ट। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम, चार्ट एक्ट। तो किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये किया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए, रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपीए 1951 की कौन सी धारा कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है? धारा 72(5), धारा 10(4), धारा 15(3), धारा 62(5). तो कौन सी धारा कैदियों को मतदान के अधिकार से वंचित करती है? तो ये है धारा 62(5). राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत के मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? मुंबई, कोलकाता, कानपुर, अहमदाबाद। तो मैनचेस्टर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? तो ये जाना जाता है अहमदाबाद को। ओके, चलिए नेक्स्ट है, 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार हेनरी बैकरेल, ठीक है, हेनरी बैकरेल को किस खोज के लिए मिला था? सौता, स्फूर्ति, रेडियोधर्मिता, रेडियम उत्सर्जन, नैदानिक रेडियोग्राफी या रेडियोधर्मी तत्व। तो 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार हेनरी बैकरेल को यह मिला था स्वतः स्फूर्ति रेडियोधर्मिता के लिए मिला था। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, हरित क्रांति के कारण मुख्य रूप से HYV बीजों के उपयोग के कारण कृषि उत्पादन वृद्धि हुई। यहाँ HYV का तात्पर्य है, तो HYV का तात्पर्य है उच्च उपज वाली किस्म। राइट आंसर ऑप्शन बी, उच्च उपज वाली किस्म। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी? उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश।
तो जिस राज्य सरकार ने तानसेन सम्मान की शुरुआत की थी वो है मध्य प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।